तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। जस्ट मैं ये जानना चाहूंगा इसमें से आप लोग कौन कौन सी क्लासेस में हैं? यशिका, समर एंड सक्षम। व्हाट आर योर क्लासेस? सक्षम बताओ। 12th. ओके, यू आर इन 12th एंड समर व्हाट अबाउट यू? 12th, sir. 12th में 11th में? 12th. 12 में, ओके। और याशिका आप? Sir, 11th. ओके, 11th में हो। Welcome Noma, good evening, very good evening, and welcome to this wonderful platform of Learningo. Okay, तो अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ केमिकल बॉन्डिंग के और क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस में अपन काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिखे हैं अभी इसमें और कि काफी इजी है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम नोमा एंड नम्रा। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेट्स स्टार्ट विद इट। और 12th में भी आएगा ये वाला। तो मैं आपको क्वेश्चंस जल्दी से एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकेंगे। और कंसेप्ट जो है अपने, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द फुल एंड कंप्लीट थ्योरी, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। तो अपन जल्दी से क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन से अपन को एकदम से थ्योरी समझ में आ जाएगी कि क्या क्वेश्चन है और करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3? कौन बताएगा मेरे को? ClF3 का शेप क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन है 2010 का। और ऑप्शंस आपके हैं ट्राइगोनल प्लानर, KVPY का क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है आपका पिरामिडल, तीसरा ऑप्शन है आपका टी शेप, and the fourth and the last option is Y shaped. जल्दी से बताएं, कौन बताएगा मेरे को? यस, कम ऑन गाइस, क्विकली। याशिका, सक्षम, अदिति, नम्रा, टेल मी क्विकली। क्या आंसर है? अदिति बताओ। What will be the right answer? Shape of ClF3 molecule? Saksham? Y shape नहीं होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप। सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कीजिए। सेंट्रल एटम जो सबसे बीच में जुड़ा हुआ होगा, जैसे बाकी सब कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम एंड इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, F जो है, F भी हैलोजन है, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। और F को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो F ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ले लिया। ठीक है, तो F हैज टेकन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास क्या आया? क्लोरीन पे यू आर लेफ्ट विद 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। समझ आ रहा है? ClF3 के अंदर आपके टोटल 5 जने हैं। 5 में से 2 तो बॉन्ड पेयर है, 2 of them are bond pair, sorry 2 of them are lone pair, 3 of them are bond pair.
क्लोरीन और फ्लोरीन के बॉन्ड पेयर हैं 3 तो, ठीक है, और 2 लोन पेयर है। क्लियर? 2 ऑफ देम आर लोन पेयर। तो टोटल अगर 5 होते हैं तो आइडियल ज्योमेट्री क्या होती है? इफ देयर आर 5 ग्रुप्स कनेक्टेड, व्हाट इज द आइडियल ज्योमेट्री? जल्दी से बताओ। याशिका, ऋषिक, नम्रा, दिव्यांशु, what is the ideal geometry when you have 5 pair of electrons around the central atom? Pyramidal. Ideal, trigonal, Diagonal bipyramidal, pyramidal, bipyramidal. या बाइपिरामिडल। तो अपन इस तरह से रखेंगे, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। मैं स्केलेटन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो 3 ऑफ देम विल बी लाइक दिस, लाइक द फैन ऑफ द ब्लेड्स, जैसा कि अपन देखते हैं 120 डिग्री पे प्लेन में। और इस प्लेन को अपन कहते हैं क्या? इसको कहते हैं अपन इक्वेटोरियल प्लेन, बिकॉज अर्थ पे इक्वेटर होती है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन, और अर्थ की एक्सिस होती है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो ये होगा। अब इसमें ऐसा है कि जो भी, जिसको भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे कि लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर जो होता है वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है। White occupies more space because lone pair is held only by one atom. एक ही एटम ने होल्ड कर रखा है। तो बॉन्ड पेयर जो होगा, जैसे ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, 2 एटम के बीच में है ये, ठीक है। और ए का अगर मान लीजिए एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सिर्फ ए ने ही होल्ड करा हुआ, दूसरी साइड कोई एटम नहीं है, वो लोन पेयर है। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि क्लोरीन पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे ClF3 में, और 3 बॉन्ड है जो कि क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में है। लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम, क्योंकि सिर्फ एक ही एटम होता है तो ज्यादा स्पेस लेता है। अब उसको कहाँ पे रखोगे? VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोन पेयर को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कहाँ पे रखोगे? और उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि वहां पे रखेंगे जहां पे उसको कम से कम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन फेस करना पड़े। और मिनिमम रिपल्शन जहां पे स्पेस उसके लिए ज्यादा है, क्योंकि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और वो जगह ज्यादा जो है वो है इक्वेटोरियल प्लेन में। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर होगा, डबल बॉन्ड होगा, हमेशा याद रखिएगा, दे विल कम ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं, 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं प्लेन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर रख देता हूँ मैं, ठीक है, ये लोन पेयर रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये एंगल जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में आपस में 120 डिग्री के हैं, दे आर फार अपार्ट, 120 डिग्री दूर दूर है, समझ आ रहा है। जबकि एक्सेल में और नीचे जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री पे, ठीक है। और एफ कहाँ पे रखेंगे अपन? बाकी जगह पे एफ रखते हैं। तो आई होप ये समझ में आया आपके, क्लियर। तो इसका शेप क्या होगा? ClF3 का 2010 का क्वेश्चन है, शेप विल बी लाइक दिस, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे टर्न करके देखें तो इट विल बी टी शेप्ड। ये बॉन्ड एंगल जो होंगे लेस देन 90 डिग्री होंगे। क्यों? यहाँ पे भी अपन VSEPR थ्योरी की नॉलेज लगाएंगे कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा 2 बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कंपैरिजन में, because lone pair occupies more volume in space. तो I hope it is clear, सभी के समझ में आया। तो टी शेप मॉलिक्यूल है, प्लानर भी है, क्योंकि टी के तीनों ग्रुप्स जो हैं, तीनों एफ, चारों एटम एक ही प्लेन में रख सकते हो। यू कैन कीप अप टी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द पेपर। तो आई होप ये क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी ज्योमेट्री से कनेक्टेड है, और ये क्वेश्चन है आपका 2010 का। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है यही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे, और होप यू विल आंसर इट वेरी क्विकली। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2? PCl3F2 का what is the right structure? And this is the question from 2010 KVPY paper. Okay, so options given to us are
जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, हमेशा याद रखिएगा कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले जो एटम्स हैं आपके, वो हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे, हॉरिजॉन्टल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका इस तरह से लिखा हुआ है, पी एफ, एफ एक्सियल पोजीशन पे है, एक सी एल एक्सियल पोजीशन पे है। क्लियर? दिस इज एफ एंड दिस इज सी एल, दिस इज ऑल्सो सी एल। ठीक है, ए बी सी ऑप्शन में there are two Cl atom at the two axial positions. हाँ, तो what should be the right answer? जल्दी से बताएं मेरे को। नोमा, सक्षम, नम्रा, ऋषिक, दिव्यांशु, सूरत, जल्दी से आंसर बताएं कि PCl3F2 है ये, सॉरी PCl3F2 का व्हाट इज द राइट स्ट्रक्चर? सर भेज दिया है आपको चैट पे। कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से? सर ए। ऑप्शन ए, यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Sir, 0 lone pairs and there are 5, so it will be trigonal bipyramidal. So, but what is the reason which is responsible why you have kept the two fluorine groups on the axial position? बताओ जल्दी। उसका रीजन ये है सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो लोन पेयर होता है, मान सर वो लीजिए, ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा अगर हाँ नहीं, वो कम कम ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ए और मान लीजिए कोई लोन पेयर है, ए इज कनेक्टेड टू दूसरा बी, ठीक है, और ए इज कनेक्टेड टू सी। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी, यहाँ तो लोन पेयर है तो कोई एटम कनेक्टेड है ही नहीं, तो लोन पेयर तो बहुत ज्यादा जगह लेता है, क्योंकि दूसरी तरफ कोई एटम पुल करने वाला नहीं है, तो इट विल बल्ज। ठीक है, बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, एक बलून लो आप, होल्ड इट फ्रॉम वन हैंड, उसके दूसरे एंड को भी आप खींचते जाओ। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन टू द बलून, बलून का जो एंगुलर वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, बलून की लेंथ बढ़ती जाएगी, और उसका जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो कम होता जाएगा। तो वैसा ही लोन पेयर जो है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको आप ट्रीट इट एज अ बलून। ठीक है, लोन पेयर के दूसरे साइड कुछ भी नहीं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इट विल ऑक्यूपाई लेस एंगुलर वॉल्यूम, इट विल बिकम मोर स्ट्रेच्ड। दूसरे साइड के एटम सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है, तो यहाँ पर, और ये कम जगह ऑक्यूपाई करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट का लोन पेयर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन क्लोरीन, तो ये एक्सेल पोजीशन पे आएगा, है ना, एक्सेल पोजीशंस पे कम जगह रहती है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जिसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो एक्सेल पोजीशंस पे आएगा। तो मैं समराइज करना चाहूंगा, 5 जने अगर हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर टोटल 5 है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। इन 2 क्वेश्चन से पूरा कंप्लीट समरी मिल जाएगी। और जितने भी लोन पेयर या डबल बॉन्ड हैं, वो आपके इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे। इक्वेटोरियल प्लेन में देयर इज मोर वॉल्यूम अवेलेबल, मोर स्पेस अवेलेबल, बिकॉज द एंगल्स आर एट 120 डिग्री। ठीक है, जो कम स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट से जो कनेक्टेड है, जैसे कि फ्लोरीन से कनेक्टेड है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन उसको खींच देगा और वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक्सेल पोजीशन पे आएगा। तो इन TBP, lone pair and double bond will occupy axial position, equatorial positions. Electronegative substituent या more electronegative substituent will occupy axial positions. ये आप लिख लीजिएगा आपके सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को।
समझ में आ गया बच्चों? Yes. आई थिंक ओके, Yes, वेरी yes. गुड। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी से मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और कि सर आप एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दोगे, हम लिख लेंगे वो जो आपने हाँ। एक्सियल वाली बताई। हाँ, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, in TBP trigonal bipyramidal geometry, TBP lone pair, Sir, can you repeat? हाँ, in trigonal bipyramidal geometry, lone pair and double bonds will occupy equatorial positions. More electronegative substituent will occupy axial positions. अब ये चाहे आप 11th में हो चाहे 12th में हो, सब जगह काम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल XeO3F2, तो O तो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो आप कैसे करोगे? ये 5 जने हैं यहाँ पर, है ना, 5 एटम है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो आइडियल ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन को तो आप एक्सियल पोजीशन पे रखोगे जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, और डबल बॉन्ड को आप इक्वेटोरियल प्लेन में रखोगे, बिकॉज डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल प्लेन में ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, तो वहां पे जगह है, वहां पे मोर स्पेस इज देयर, रिपल्शन कम होगा इसमें, इसलिए दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ VSEPR थ्योरी, या बेंड्स रूल से भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, XeO2F2, ये अगर आप 11th में तो शेप्स में आ जाएगा, और अगर आप 12th में हैं तो आपके नोबल गैसेस के ऑक्साइड्स या ऑक्सीफ्लोराइड्स में आ जाएगा। नोबल गैस इज देयर इन द P ब्लॉक। XeO2F2 क्या होगा? XeO2F2 जेनॉन पे एक लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि जेनॉन पे 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड, पहले अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, तो व्हाट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू इज ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बड़ा आसान है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट वांट टू मेक इट्स इलेक्ट्रॉन टू 8, डबल बॉन्ड, देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम, एंड फ्लोरीन विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास टोटल जो है, टोटल सिग्मा बॉन्ड ऑन लोन पेयर आर 5, देयर इज 1 लोन पेयर एंड देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड को मत देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर 5 अगर ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट आता है, जैसा कि अपन जानते हैं। लोन पेयर को अपन इक्वेटोरियल प्लेन में रखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, डबल बॉन्ड को भी अपन इक्वेटोरियल प्लेन में रखते हैं। कोई मेरे को बता सकता है शेप का नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? हाँ, सीसॉ होगा। शेप में एक्सरे में लोन पेयर इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो डोंट कंसिडर द लोन पेयर व्हाइल कंसिडरिंग द शेप। एंड द लास्ट मॉलिक्यूल आउट इन दिस सीरीज इज XeOF2। तो XeOF2 पे अब आप 2 लोन पेयर कर देंगे, Xe डबल बॉन्ड O, F and F, and there are 2 lone pairs, okay, which are this is T shape, very good. And if you remove all the oxygen, it will become XeF2। XeF2 में 3 लोन पेयर आएंगे। ठीक है, and fluorine is more electronegative, so it will occupy the axial position. The lone pairs will occupy your इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका है ना, और सभी लोग इसको ढंग से कर लेंगे। 11th और 12th दोनों में काम में आएगा। 11th में तो इसलिए काम में आएगा बिकॉज यू हैव VSEPR थ्योरी, यू हैव VBT,
ठीक है। और 12th में इसलिए काम में आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका xenon के कंपाउंड्स आर देयर इन ग्रुप 18 p ब्लॉक। Sir, this shape will be linear, ना? हाँ, दिस विल बी लीनियर एंड प्लानर। इसमें से प्लानर कौन कौन से हैं आपके? प्लानर ये टी शेप प्लानर होता है। प्लानर मींस होल मॉलिक्यूल ऑल द एटम्स कैन बी केप्ट इन ऑन द पेपर, है ना, दे विल टच द पेपर। तो दिस इज प्लानर, दिस इज प्लानर, दिस इज नॉन प्लानर, ठीक है, दिस इज आल्सो नॉन प्लानर। तो आई होप ये सभी के समझ में आ गया, ठीक है। एक एक्सी F6 के ज्योमेट्री पर बड़े क्वेश्चंस आए और हाइड्रोलिसिस पे 3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं KVPY में। और स्टिल मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द क्लासेस 11th एज वेल एज 12th, ठीक है। एक्सी F6 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड X I will write the question XCF6 on और हाइड्रोलिसिस पे ही क्वेश्चन है। मैं 2014 का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2011 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है ऐसा कैसे हाइड्रोलिसिस पे XCF6 ऑन, और 12th में भी है, ठीक है। 11th में शेप में आ जाएगा और 12th में आपका नोबल गैसेस में आ जाएगा। XCF6 on complete hydrolysis yields X. The molecular formula of X and its geometry. ऑप्शंस गिवन आर XeO2, इसका X के बारे में अपन को बताना है कि हाइड्रोलिसिस पे क्या मिला, XeO2 मिला एंड द शेप इज लीनियर, या फिर आपको XeO3 मिला एंड इट इज ट्रायगोनल प्लानर, or you got XeO3 and which is pyramidal. Or you got XeO4 which is tetrahedral. Which one is correct option? जल्दी से बताओ। B. B is the correct option. What about others? Saksham, Shurat, Divanshu, Rishik, क्या आंसर होगा? एक मिनट सर। इसमें there are two things which are required. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मींस आप xenon फ्लोरीन बॉन्ड को वाटर से तोड़ेंगे और OH लगाएंगे, H और OH। फिर sometimes what happens is if there are many OH group on the same atom, तो क्या होगा कि वो OH वाटर हटा के डबल बॉन्ड O बन जाता है, ठीक है। OH बहुत सारे रहेंगे नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड O का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। XeF6 है, XeF6 ये होगा ना इसका? क्या होगा आंसर? फिर C। हाँ, C आंसर होगा। एक तो xenon फ्लोरीन, xenon और फ्लोरीन, ये xenon जो है ज्यादा मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा। फ्लोरीन तो अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे माइनस चार्ज होगा और xenon पे प्लस होगा।
अगर वाटर से आप तोड़ते हो इसको, हाइड्रोलिसिस का शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं जल्दी से, तो H लगाओगे क्योंकि H पे प्लस होता है, तो H प्लस विल बी कनेक्टेड टू माइनस वाला एटम, और OH विल बी कनेक्टेड टू जो एटम जिसपे प्लस है, तो जेनॉन पे OH कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कितने OH कनेक्ट होंगे? देयर आर 6 जेनॉन फ्लोरीन बॉन्ड, कट देम वन बाय वन, एंड जेनॉन पे आपके 6 OH कनेक्ट हो जाएंगे, OH 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 लाइक दिस। ठीक है, अब इतने सारे जो OH होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं ना, क्योंकि डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ऑक्सीजन कैन फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई वी सी लॉट ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाटर हटा देते हैं। ठीक है, OH यहाँ से वाटर हटाया, 2 OH को सिलेक्ट कर लो और एक H और OH हटा दो। ठीक है, एक H और OH हटा दीजिए। Actually it will become what, 3 water molecules have been eliminated by selecting 2 OH groups, आपको आएगा XeO3। ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है ना, XeO3 आएगा। ठीक है ऋषिक, यस सर। तो टोटल 4 जने हुए sp3 में, एक लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर टोटल 4 जने हुए, तो एक लोन पेयर है। और लोन पेयर को शेप में अपन ऋषिक नहीं देखते, सक्षम, दिव्यांशु, सूरत, याशिका, अपन जब शेप कंसिडर करते हैं, है ना, तो लोन पेयर को हटाकर ये पिरामिडल माना जाएगा, जिसमें एटम ऊपर बैठा होता है, इसको पिरामिडल कहते हैं, है ना, ये पिरामिडल माना जाएगा ऐसे, एटम ऊपर बैठा, मिडिल। है ना। और टेट्राहेड्रल अपन इसको कहेंगे अगर मान लीजिए XeO4 होता। अब XeO4 तो होगा ही नहीं यहाँ पर, जहाँ पे एटम बीच में बैठा होता है उसको अपन टेट्राहेड्रल कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टेट्राहेड्रल, यहाँ पे इधर सेंट्रल एटम सेंटर अंदर है ना, दैट इज टेट्राहेड्रल, और 4 कॉर्नर्स पे 4 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे सेंट्रल एटम ऊपर बैठा हुआ है पिरामिडल, तो ये वाला पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, लोन पेयर को अकाउंट में मत लेना। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये कंसेप्ट से कनेक्टेड है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको कंसेप्ट बताता हूँ, तो आप, आई होप एवरीबॉडी विल बी एबल टू आंसर इट। Lewis acidic strength of Br3, BCl3 and BF3। क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट है, और आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। इट इज फ्रॉम 2015। Lewis acid strength of BBr3, boron trichloride and boron trifluoride। ठीक है, तो लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इनका? सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए अपन को कि व्हाट इज लुइस एसिड, हाउ समथिंग बिहेव्स एज अ लुइस एसिड। ठीक है, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन अपन को ये होनी चाहिए कि हाउ द सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन can increase or decrease the Lewis acidic strength। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मुझे कौन बताएगा कि लुइस एसिड क्या होता है? जल्दी से। सर जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट, वो लुइस बेस होता है। डायरेक्शन तो सही लिया है, लेकिन मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे अपन सिलेक्ट करते हैं। वो लुइस बेस होता है, जैसे NH3 लुइस बेस है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो एक्सेप्टर होता है उसको अपन लुइस एसिड कहते हैं। ए से एक्सेप्टर लुइस एसिड में, है ना, ऐसे याद रख लीजिए आप। तो ये बात तो अपन को क्लियर हो। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकता हूँ कि हु इज द बेस्ट एक्सेप्टर?
इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोरॉन जो होता है, बोरॉन पे यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 बॉन्ड्स आर देयर, और 3 बॉन्ड्स बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और बोरॉन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है जिसमें वो किसी का लोन पेयर ले सकता है, जुड़ सकता है उससे, तो वो लुईस एसिड कहलाता है। लुईस एसिड कैटलिस्ट अपने ऑर्गेनिक में बहुत सारे आते हैं 12th क्लास में, और 11th क्लास में भी ये बोरॉन फैमिली का क्वेश्चन है। तो केमिकल बॉन्डिंग का भी आप क्वेश्चन मान सकते हो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, लेकिन क्या आंसर होगा इसमें से? एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो बोरॉन है यहाँ पे सभी में हाइपोवैलेंट है। आप देखिए यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, क्योंकि बोरॉन के पास इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि वो कंप्लीट ऑक्टेट कर पाए। पहली बात तो यहाँ पे वेकेंट 2p ऑर्बिटल होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। अब ये जो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका टेंडेंसी होता है कहीं से इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला या तो कोई और बाहर से आ जाए, जैसे NH3 जो कि लुईस बेस है और ये लुईस एसिड, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन कहलाएगा। दे विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने कंट्रीब्यूट किए हैं। NH3 लुईस बेस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है लुईस एसिड को, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो खैर ऐसी तो कोई सिचुएशन दे नहीं रखी है आपको, ठीक है, तो बोरॉन लेना चाहेगा और इसको लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे निर्भर नहीं करना पड़ेगा, अंदर ही बोरॉन के पास वाले एटम को देखिए आप, तीनों मॉलिक्यूल्स में, दैट इज हैलोजन। और हैलोजन के पास क्या होता है, हैलोजन के पास क्या रहता है, जल्दी से देखिए, टेल मी व्हाट इज दिस। हैलोजन के पास ये क्या है, क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पर, कौन बताएगा मेरे? क्या ड्रॉ किया मैंने? सक्षम, दिव्यांशु, सूरज, ऋषिक, याशिका, जल्दी से बताओ क्या ड्रॉ किया है? ये लोन पेयर Yes. है ना, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर ऐसे, बोरॉन का लोन पेयर ऐसे खाली है ना, तो आपस में क्या हो सकता है, अगर इनके बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक है, पार्शियल ओवरलैपिंग अगर हो जाए तो इस बोरॉन को टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, है ना। अभी तो खाली है, खाली, लेकिन इसके पास में ही एक सोर्स है जो कंप्लीटली फिल्ड है, वो सोर्स है लोन पेयर ऑन द हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजन के पास तो 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, इस खाली p ऑर्बिटल के। ठीक है, अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाए तो ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, इससे तीनों लोग, चारों लोग मर्ज कर जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो कुछ हद तक उसका कंपेंसेट हो जाएगी। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। समझ आया इसको क्या कहेंगे अपन? बैक बॉन्डिंग। ये एक्चुअली लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन है, लेकिन कोई बाहर से कोई नया मॉलिक्यूल नहीं आया, अंदर से ही किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक बॉन्ड तो पहले से था, एक्स ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ठीक है, ऐसे। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हो कि ये भी डोनेट कर सकता है ना, ये भी तो वैसा का वैसा गया, बोरॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, आप ये इस तरह से एरो लगा दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है ना। अगर एरो ना लगाओ तो चार्जेस दिखा देना आप, ठीक है, बोरॉन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और एक्स पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, आइदर यू कैन शो इट इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है, 3, या फिर आप पूरा एक स्ट्रक्चर लिख दो जिसमें मर्ज्ड लोग बता दो। ठीक है, तो ये एक बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी अपन ने सीखा। बोरॉन बैक बॉन्डिंग कर सकता है इंटरनली, जब 2 एटम में एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरे के पास है, तो वो एक बॉन्ड तो उनके बीच में ऑलरेडी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वापस से पीछे की ओर और बन जाता है, जिसको अपन बैक बॉन्डिंग कहते हैं ना। हाँ, तो बी आंसर होगा। थोड़ा सा और वापस से सक्षम, थोड़ा सा बताओ, और यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, बट आंसर इज नॉट बी। अब बोरॉन को इंटरनली जितना बैक बॉन्डिंग मिलेगा ना, तो वो इतना, हाँ क्या होगा? Sir, A. ए भी नहीं होगा, आंसर है सी। ठीक है,
बोरॉन को जितना अंदर से बैक बॉन्डिंग मिल रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी पूरी हो गई है ना, वो फुल हो चुका है। तो फिर फुल हो चुका है तो बाहर से किसी से और इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो, तो कमजोर लुईस एसिड का काम करेगा। लेकिन अगर अंदर से कुछ नहीं मिल रहा उसको तो फिर वो डेस्परेट ज्यादा हो जाएगा, बाहर से एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, तो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इसको अंदर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो ये आप बड़ा आसान है, बोरॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये फ्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ब्रोमीन जो है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। अगर यहाँ पे आई होता तो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होता है ना। तो ये जो लोन पेयर अपन ने ड्रॉ किया है, जो बोरॉन के बराबर ड्रॉ किया है मैंने, दैट इज बिकॉज की सेकंड पीरियड। लेकिन अगर ये थर्ड पीरियड का होता, सीएल होता, तो ये लोन पेयर ऐसा होता और बड़ा हो जाता, फोर्थ पीरियड में और भी बड़ा हो जाता है ना। तो अब आप बोरोन तो छोटा वाला लोन पेयर रख रहे हो सेकंड पीरियड का, वेकेंट ऑर्बिटल तो सेकंड पीरियड का ही है, लेकिन लोन पेयर बड़े बड़े ऑर्बिटल में आ रहा है तो ओवरलैप, ये बैक बॉन्डिंग करना क्या है बेसिकली, दिस इज ओवरलैप। अब ये ओवरलैप नहीं हो पाएगा ढंग से, समझ आया कि नहीं आया। तो पुअरेस्ट ओवरलैप विल बी इन वेयर, बोरॉन ब्रोमीन बॉन्ड का पुअरेस्ट ओवरलैप होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन तो फोर्थ पीरियड, उसका 4p ऑर्बिटल है जो कि बहुत ह्यूज है साइज में, बोरॉन का 2p ऑर्बिटल है जो कि छोटा है। ओवरलैप ढंग से नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है, और ढंग से ओवरलैप नहीं हो पाएगा तो व्हाट विल हैपन, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन अंदर से नहीं मिल पा रहे, ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन है बट ओवरलैप ढंग से नहीं होगा तो मिल नहीं रहे, तो बोरॉन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो था ही, इनकम्प्लीट बना रहेगा और वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो BBr3 स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड के तौर पे काम करेगा। बट BF3 में क्या हुआ, BF3 में इंटरनल सप्लाई अच्छी हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि बोरॉन भी दूसरे पीरियड का सेकंड पीरियड एलिमेंट, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड एलिमेंट, एंड बोथ कैन ओवरलैप, बोथ हैव सेम साइज ऑफ p orbitals, nearly same size of p orbital, they can overlap very effectively with one another, and that's how the electron deficiency of boron will be compensated due to back bonding up to a large extent by F, lone pair of F। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपेंसेट हो गई, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है ना BF3 में, तो फिर ये बाहर से लेना नहीं चाहेगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया सभी को, समझ में आया कि नहीं आया, सबके कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ मेरे को। हाँ ठीक है, ये अपने 12th में भी आता है कई बार, जहाँ पे लुईस एसिड के अपन चीजें लेते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल है ये तो, आई होप सभी लोग जल्दी से कर लेंगे। CO बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको और ये क्वेश्चन है फ्रॉम 2012। CO बॉन्ड लेंथ इन CO कंपेयर करना है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, CO2 का, ठीक है, एंड CO3 2 माइनस का, ये कंपेयर करना है CO बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ। डायरेक्टली कर लो आप, एंड यू कैन टेल मी क्विकली। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी आप बना सकते हो, तीनों स्ट्रक्चर जो है आपके 12th में है और वैसे आप 11th में है, और आप वैसे भी सोच सकते हो जल्दी से कि क्या राइट आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ,
सक्षम, दिव्यांशु, सूरत, ऋषिक, याशिका, बताओ जरा। सिंपल सा कंसेप्ट है, जितने ज्यादा बॉन्ड रहेंगे ना, बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा हो। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे बॉन्ड लेंथ उतना छोटा रहेगा। बस ऐसे देखना है आपको। ठीक तो है। ये हो जाएगा क्या आंसर होगा? ए। हाँ, ए आंसर रहेगा। वेरी गुड। क्योंकि सीओ में तो होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। CO2 में होता है डबल बॉन्ड, और कार्बोनेट में होता है 1.5 बॉन्ड। 1.5 नहीं, 1.33, क्योंकि रेजोनेंस होता है कार्बोनेट में। तो आप एवरेज एवरेज बॉन्ड लेंगे, बॉन्ड लेंथ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का। जैसे अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना देता हूँ, या फिर मैं एक स्ट्रक्चर में आपका रेजोनेंस के कारण मैं आपका इस साइड डबल बॉन्ड बना देता हूँ। तो अगर मैं मान लीजिए कोई बॉन्ड सेलेक्ट करता हूँ जैसे ये वाला, तो यहाँ पे एवरेज बॉन्ड कितने हैं? एवरेज बॉन्ड है, एक बार 2 है, एक बार 1 है, एक बार 1 है, बाय 3। 3 स्ट्रक्चर्स में इतने बॉन्ड, तो 4/3 1.33। एवरेज बॉन्ड जो है वो 1.33 है, रेजोनेंस के कारण। समझ आया? रेजोनेंस के कारण एवरेज बॉन्ड 1.33 है। जबकि यहाँ बॉन्ड 2 है, बॉन्ड ऑर्डर जिसको अपन कहते हैं, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। समझ आया? तो CO की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर CO2 की, और फिर कार्बोनेट की। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया। ठीक है। तो फिर अपन आगे चलते हैं। ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है 2020 का। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? सर 1 मिनट ऊपर कर दो, वो लिख रहे थे। हाँ, लिख लिया सर। ओके। what is hybridization? Of N, C and O? shown in the structure below। ठीक है। क्या हाइब्रिडेशन होगा? स्ट्रक्चर ये वाला है, RNC डबल बॉन्ड O। अभी रिसेंट क्वेश्चन है, इसमें हाइब्रिडेशन क्या क्या होगा रेस्पेक्टिवली NC और O का? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हुए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लेना आप, बस। काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स, और उस हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी बताओ मेरे को। यस गाइस, कम ऑन। सूरज, सर ये सक्षम। होगा। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन ए। वेरी गुड। कैसे बताया? सक्षम, जरा बताओ। ऋषिक। हाँ सर, सर नाइट्रोजन में जो नंबर ऑफ वो होते हैं वो 5 होते हैं। यहाँ पे 3 वो बना रहा है तो 1 लोन पेयर होगा। 2 सिग्मा हाँ। बना रहा है तो 3 होगा, तो sp2 हो जाएगा। हम्म कार्बन
तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसका sp हो जाएगा, और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोला है। तो एकदम से अपन इस तरह से कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो sp2 sp सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिन लीजिए आप, बस दैट्स इट। पाई बॉन्ड जो है वो शेप में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखता। पाई बॉन्ड्स मोस्टली आपके प्योर ऑर्बिटल से बनते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में उनको मत गिनना पाई बॉन्ड को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग से, फजांस रूल से है। मोस्ट पोलराइजेबल आयन अमंग द फॉलोइंग, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये। इलेवेंथ का फजांस रूल का क्वेश्चन है। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा पोलराइजेबल आयन कौन सा है? क्या होगा? पोलराइजेबल का मतलब ऐसा होता है कि जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे अपन एक लूज, सर्दियां आने वाली है, नाउ आई एम वेयरिंग द टी शर्ट, अभी तो मैंने पहना नहीं, एक स्वेटर पहन रखा है मैंने, या एक लूज जैकेट पहन रखी है ना। अब लूज जैकेट कोई भी आसानी से खींच सकता है ना, ऐसा पोलराइजेबल ज्यादा है, होता है कि नहीं होता अपन। और अपन बिल्कुल स्किन टाइट कपड़े अगर पहनते हैं तो उसको खींचना, है ना, सपोज इफ योर फ्रेंड वांट्स टू ग्रैब यू फ्रॉम योर शर्ट, तो उसको खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्यों? स्किन टाइट कपड़े थोड़ा सा मुश्किल से खींचेंगे, है ना। बस वैसा ही बिल्कुल बात है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बड़ा होगा, लूज होगा, आसानी से खींच जाएगा, उसको खींचेगा कौन? कैटायन खींचेगा, है ना। कैटायन उसको इजीली पुल कर लेगा, और ऐसे में इस कारण से क्या होता है, कैटायन एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है ना। बस इतनी सी बात है। तो अब मुझे ये बता दो कौन सा एनायन, पहली बात तो कैटायन लेना मत, एनायन लेना, क्योंकि एनायन के एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और कौन सा एनायन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से स्ट्रेच करवा सकता है कैटायन से, जो सबसे लूज है, सबसे बड़ा है। अब मैं अगर जैकेट पहन लूं बहुत बड़े साइज की, जो मेरे साइज से भी ज्यादा की जैकेट है, तो जाहिर सी बात है वो लूज रहेगी एंड इट कैन बी स्ट्रेच्ड वेरी इजीली, है ना। तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका है, विच कैन बी स्ट्रेच्ड मोर इजीली? बताओ जरा। हाँ, आई माइनस सबसे पोलराइजेबल, सबसे पोलराइजेबल जो है, ठीक है, वो आई माइनस है, मोस्ट पोलराइजेबल, ठीक है। और तो कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को काफी आसानी से खींच सकता है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने देखा ही, ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अभी रिसेंट एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है, 11th क्लास पे बेस्ड है ना। और काफी इजीली अपन कर सकते हैं इसको। कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है आपको। इस पोलराइजेशन से होता क्या है, जो कैटायन एनायन वैसे थ्योरेटिकली एक दूसरे से, कैटायन और एनायन इंटरेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड खिंच जाने से उनके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो यही कोवेलेंट कैरेक्टर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड,
कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है ना, क्वेश्चन अलग है। स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। फॉलो द ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे? अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एनायंस तो सारे सेम है ना। तो पोलराइजेबिलिटी तो सबकी एक जैसी है, क्योंकि एनायंस तो सभी के सभी अपने कौन से हैं, Cl माइनस। हाँ, कैटायन जरूर अलग अलग हैं। यहाँ पे कैटायन डिसाइड करेगा कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसका ज्यादा पुल करेगा और किसका कम पुल करेगा। तो जिसका कैटायन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा पुल कर लिया, तो पुल होने से दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपस में ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगा। कहने को तो कैटायन एनायन थे, वैसे तो दोनों अलग 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 होते हैं। ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो बी होगा इसका। हाँ बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड, बी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि पोलराइजिंग पावर फजांस रूल के हिसाब से पोलराइजिंग पावर ऑफ जो कैटायन है उसके चार्ज पे डिपेंड करती है। चार्ज तो सभी का सेम है ना, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, ठीक है, और बेरियम +2। चार्ज सभी का सेम है, ठीक है। लेकिन जो छोटा साइज है इसका मतलब वो चार्ज डेंसिटी उसकी ज्यादा है, तो वो सारा चार्ज छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है एंड इट कैन मोर इफेक्टिवली पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर फजांस रूल के हिसाब से पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कैटायन, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा है, पी लिख रहा हूं मैं। तो मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा होने के कारण मैग्नीशियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। समझ आया? बी इज द आंसर। और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर बेरियम क्लोराइड में रहता है, क्योंकि बेरियम अलग रहेगा, क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में कोई ओवर सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा, वो खींचने से होता है सुपर इम्पोजिशन। खींचने वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए, खींच पावरफुल होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। या फिर अगर एनायन अलग अलग होते हैं तो एनायन कहाँ पे ज्यादा इजीली उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दे देता है या खींच जाता है, पोलराइज हो जाता है, तो वो जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। मोस्ट पोलराइजेबल आयन जो ऊपर अपन ने देखा था कि I- था, कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा, मतलब जितना छोटा होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, खींचने की पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन जल्दी से। और अगला क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू क्लास 12th एज वेल एज क्लास 11th, ठीक है। दोनों से ही रिलेटेड है। अगर अपन क्लास 11th की बात करें तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में आता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आता है। और अगर अपन क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में पी ब्लॉक में का कुछ हिस्सा है जो आप देख सकते हो। इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है? The oxide which is neither acidic nor basic, option A
AS2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड है। ऑप्शन बी एंटीमनी का ऑक्साइड है, Sb4O10। दोनों ही नाइट्रोजन फैमिली के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑप्शन सी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। ये जो ऑक्साइड है N2O है, और ऑप्शन डी जो है वो सोडियम ऑक्साइड है, Na2O। आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्या आंसर होगा? बताओ। ए, बी या सी? सी। हाँ, सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है अपना न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। वेरी गुड। तो ऑक्साइड्स अपने कौन कौन से हैं? ये तो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और एसिडिक। ये बेसिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला N2O, +2 वाला, हाँ, +2 वाला NO, +3 वाला N2O3। 12th में अपन पढ़ते ही है ना, पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, और आने वाला है बिल्कुल। और NO2 +4 वाला, और +5 वाला N2O5। जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। और ये दोनों न्यूट्रल है। इसके सिवाय दूसरे कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, क्या आप बता सकते हैं मुझे? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला। CO, N2O, NO, H2O भी न्यूट्रल ऑक्साइड में ही आता है ना। फिर अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं कि among the following transformations the hybridization of central atom remain unchanged in which of the following cases? किस ट्रांसफॉर्मेशन में हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है CO2 when it changes to formic acid, HCOOH। ऑप्शन बी में BF3 changes to BF4-। ऑप्शन सी में NH3 अगर चेंज होता है NH4+। और ऑप्शन डी PCl3 if it changes to PCl5। जल्दी से बता दीजिए। दोनों का कॉमन क्वेश्चन है 11th और 12th का। Among the following transformation the hybridization of the central atom remains unchanged in which of the following transformation? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? सक्षम, याशिका, ऋषिक, सूरत, दिव्यांशु, कम ऑन गाइस। ये क्वेश्चंस भी कॉमन होते हैं आपके, ये इवन आपके 12th में आ सकते हैं पी ब्लॉक के अंदर, और 11th में तो आपके बिल्कुल आएंगे। मतलब जनरल क्वेश्चंस हैं, सब जगह आ सकते हैं। आइदर यू कैन गेट देम इन द पी ब्लॉक 11th क्लास, जैसे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोथ आर इन पी ब्लॉक 11th क्लास। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर इन पी ब्लॉक 12th क्लास।
या केमिकल बॉन्डिंग में भी आ सकता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन जनरली अगर अपन बात करें तो। यस गाइस, कम ऑन क्विकली, क्या आंसर होगा? दिव्यांशु, ऋषिक, याशिका, सक्षम, सूरज, जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर लिख लो जल्दी से, एकदम से, यानी स्ट्रक्चर लिख के यू कैन टेल मी कि व्हाट इज वेयर द हाइब्रिडाइजेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ये बताना है आपको, कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा, दिस यू हैव टू टेल मी। क्या होगा राइट आंसर? किया ट्राई? ऋषिक, सक्षम, दिव्यांशु? यस सर, 1 मिनट सर बस। सर सी। हाँ बिल्कुल सही बताया, सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे CO2 तो sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, और ये sp2 होता है फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक एसिड sp2 होगा, क्योंकि ये ऐसे बदल जाता है ना, CO2 sp होता है, और ये BF3 और BF4 माइनस जो है sp2 से sp3 हो जाता है। यहाँ पे NH3 पहले से ही sp3 है, और ये NH4 प्लस भी sp3 है, बस ये लोन पेयर की जगह पर, लोन पेयर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट while considering the hybridization, तो यहाँ लोन पेयर की जगह पे H प्लस लग गया है, hybridization is still sp3, तो I hope that is clear to everyone। ठीक है, PCl3 से PCl5 hybridization has changed from sp3 to sp3d, है ना, यहाँ पे 4 जने से 5 जने हो गए, तो चेंज ही हो गया। यहाँ पे 4 जने थे, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, और अभी भी 4 जने, चारों बॉन्ड है, तो यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं अपन, आगे क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। कुछ एमओ थ्योरी की बात हो जाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगी जल्दी से, काफी सारे क्वेश्चंस में आ जाती है। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये भी अभी रिसेंट KVPY का ही क्वेश्चन है। If an extra electron is added to the hypothetical molecule of C2, dicarbonic hypothetical molecule है, this extra electron will occupy the molecular orbital, कौन सा molecular orbital में आएगा extra electron? ये प्योरली 12th का क्वेश्चन है, लेकिन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब में आता रहता है। पाई स्टार 2p, ऑप्शन बी है पाई 2p, ऑप्शन सी is sigma star 2p, and option D is sigma 2p। जल्दी से बताओ, इसके लिए आपको सिंपल सी बात में जल्दी से बता दूं, शॉर्टकट, आपको मालूम होना चाहिए कि एनर्जी का ऑर्डर क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, और C2 में कितने
इलेक्ट्रॉन है और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक फील्ड है, और जो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। अगर सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पहले से हैं वो फील्ड है तो नया इलेक्ट्रॉन विल गेट इनटू अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर पहले से प्रेजेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जगह है तो अंडर दैट सर्कमस्टांसेस उसी में आ जाएगा। तो वो आप जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो एंड C2 विल बिकम C2 माइनस, so that new electron will enter into which molecular orbital, ये आपको जल्दी से बताना है। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन सभी के। अभी रिसेंट KVPY के क्वेश्चंस ही लिए हैं मैंने आपको ताकि आइडिया मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आप यू कैन इजीली क्रैक द पेपर, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो जल्दी जल्दी से, एंड लर्निंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा है फ्रॉम द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ योर होम, ठीक है। तो यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू द प्लेटफॉर्म। क्लियर? तो क्या आंसर होगा इसका? याशिका बताओ। याशिका आप 11th में हो बेटा, अगर किया हो ढंग से थोड़ा सा बताओ मेरे को। नहीं आता गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वी शुड ट्राई, वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग कि ये सोच के कि गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत होगा तो होगा, लेकिन अगर गलत हो भी जाता है तो दैट विल नॉट गो एज अ वेस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू रियलाइज कि क्या गलती हुआ और गलती आगे क्यों नहीं करनी है ना। तो इवन इफ इट गोज रॉन्ग इट इज नॉट अ वेस्ट, ठीक है। तो जल्दी से टेल मी क्विकली, ऋषिक, दिव्यांशु, सूरज, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। सक्षम? सर ए। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे भरते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। और फिर 2s सिग्मा 2s भरता है, फिर सिग्मा स्टार 2s भरता है, उसका एंटी बॉन्डिंग भरता है। I2P के बाद सिग्मा 2P आएगा। हाँ, यस सर। अब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन तक पहले पाई आ जाता है, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, ठीक है। और फिर आता है सिग्मा 2p, ठीक है। ये s और p इंटरमिक्सिंग के कारण आता है, ये भी काफी सारे। व्हाई इट इज हैपनिंग, एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो सिग्मा का बॉन्डिंग एमओ पहले आना चाहिए, उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। ये बढ़ती हुई एनर्जी है एक्चुअली, ये बढ़ती हुई एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। व्हाई वी रिक्वायर दिस? बिकॉज वी वांट टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, and electrons are filled as per the Auger principle in the increasing order of their energies. So but अब एनर्जी ऑर्डर तो जरूरी है, लेकिन सिग्मा 2p पहले आना चाहिए था, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो लोअर एनर्जी पे आ जाएगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा तो स्टेबलाइज ज्यादा हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि व्हाई इट हैज गॉन अहेड, इतना स्टेबल नहीं हो पाया? इसका एक रीजन ये जेई में, आपके नीट में, सब जगह पे आता है एक, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये एस पी इंटरमिक्सिंग के कारण, जो 2s और 2p होते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने से पहले ही आपस में कुछ इंटरमिंगल हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, जिस कारण से ऐसा होता है, ड्यू टू sp इंटरमिक्सिंग। और ये आपको देखने को मिलता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, जहाँ पे 14 तक इलेक्ट्रॉन है, अप टू नाइट्रोजन तक आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रॉन भरना चालू किए, और C2 में देर आर ऑलरेडी 12 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 है, 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे भर दिए। फिर 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर 13th इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज गोइंग टू कम इन सिग्मा 2। समझ आया? इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5, क्योंकि यहाँ तो बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन गए एंटी बॉन्डिंग में उतने गए, कैंसिल हो गया बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्डिंग में जितने गए एंटी बॉन्डिंग में उतने गए, कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग अभी आगे आएगा, वो भरा नहीं है, खाली है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, इसके कारण एक बॉन्ड, इसके कारण भी देयर विल बी 1 बॉन्ड, और इसके कारण 1 इलेक्ट्रॉन के कारण हाफ बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1 + 1 + हाफ, इट विल बी 2.5, ठीक है। अगर आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप एवरीबॉडी विल ट्राई टू आंसर इट क्विकली। Which of the following is a diamagnetic species? डायमैग्नेटिक स्पीसीज क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायमैग्नेटिक में ऑल पेयर्ड होते हैं। हाँ, सारे पेयर्ड होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक में तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो दैट सब्सटेंस इज, दैट इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, है ना, और वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है वो सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक नहीं होता है ना। तो इसमें से डायमैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी है, ये आपको बताना है। अभी केवीपीवाई का क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चंस इजी आते हैं, ऐसा नहीं आता कि बिल्कुल ऐसा टफ होंगे और आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए आपको, तो यू कैन इजीली क्रैक इट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगला क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ मैं। हाँ, ऊपर वाले का क्या आंसर हुआ बताएं जरा। ऊपर वाले का क्या आंसर है। नहीं, ऑक्सीजन जो है आपका, ये पैरामैग्नेटिक होता है और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आपको कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखता ही नहीं है इसमें। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर ही नजर आते हैं, लेकिन इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो तब मालूम पड़ता है जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो मॉलिक्यूल का, तो उसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक तो वैसे ट्रिक लगाते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, और अपन ऊपर से ट्रिक लगा देते कि जहां पे आपके ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे, वहां तो पक्का कुछ भी कर लो आप पेयरिंग पूरा करा ही नहीं सकते। जैसे एनओ, एनओ में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन पे 7 और ऑक्सीजन पे 8, 15 इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वहां पे आप पक्का पक्का हमेशा इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो ही नहीं पाएगा कंप्लीट। तो वहां तो आप नहीं फंसोगे। फंसोगे आप ऐसे मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन में, जहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है, और इवन इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी
आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो आपको वीबीटी से भी मालूम नहीं पड़ रहा है ना। वीबीटी में भी आपको सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं ना, वो एमओटी में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो मालूम पड़ता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑक्सीजन में। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, पाई 2px, ये बाद में आएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन से आगे वाला है, तो यहाँ पे सिग्मा 2p z पहले आएगा, फिर पाई 2px, पाई 2py, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके? 4 और 4 8, है ना। 10 11 12 13 14, अब 15 और 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है। पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। आपके डीजेनरेट सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ते हो पैरेलल स्पिन के साथ, है ना। उसके बाद में आप पेयरिंग स्टार्ट करते हो। तो अभी ये 16 इलेक्ट्रॉन है, 14 तक तो पूरे पेयर हो रहे हैं। ठीक है, और 15 और 16 इलेक्ट्रॉन जो है दे आर सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे इससे मालूम पड़ता है एमओ थ्योरी से कि ऑक्सीजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्यू टू व्हिच इट इज पैरामैग्नेटिक। समझ आ रहा है? तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, ये भी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और डाल दोगे तो आपका एक पेयर, एक तो पेयर बन जाएगा, एक अभी भी अनपेयर्ड रहेगा। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये भी पेयर हो जाएगा, ये भी पेयर हो जाएगा इधर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पाई स्टार के अंदर लिख रहा हूँ मैं। सर O2 का एक बार फिर से बता दो। हाँ देखो, O2 वाला ये है, O2 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ तक 4 4 8 9 10 10 एंड 4 14, और ये 15th और 16th इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 बराबर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन से पहले भरे जाएंगे सेम स्पिन के साथ, पैरेलल स्पिन के साथ। तो इस कारण से यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। O2 माइनस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अभी भी एक अनपेयर्ड बचेगा। O2 प्लस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, आप एक से हटा दो, एक में रख दो। O2 2 माइनस में सभी पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 + 2 18। तो वहां पे आपका यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये होगा आंसर, जो कि डायमैग्नेटिक है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो कंप्लीटली पेयर्ड है। समझ आया कि नहीं आया कंसेप्ट? है ना। तो याशिका ध्यान रखना, 11th में है आपका, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ये बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल। इसमें शेप भी पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। डायपोल मोमेंट से कनेक्टेड क्वेश्चन है। विच इज मोस्ट पोलर, सबसे ज्यादा पोलर कौन है? जल्दी से बताएं। सर बी। हाँ सक्षम, क्या डी है आंसर? ऋषिक, बी नहीं होगा, आंसर होगा डी। देखो, जहां पर सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज है ना, वहां पे डायपोल मोमेंट कैंसिल, हालांकि पोलर बॉन्ड तो है लेकिन मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। उसमें ऐसा होता है कि अगर जहां पे डायपोल कैंसिल हो जाता है ना, तो वहां पे पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। जैसे कि AlCl3 में 3 Cl है 120 डिग्री पे, 3 डायपोल है 120 डिग्री पे, रिजल्टेंट विल बी 0।
CCl4 में 4 डाइपोल हैं आपके, ठीक है, 4 डाइपोल मोमेंट्स हैं और बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। CCl4 ACCl6 जो होगा आपका, यहाँ पर 6 ग्रुप्स हैं और 6 ग्रुप्स होंगे, ये बिल्कुल ऐसे ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। यहाँ पे भी सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक डाइपोल को आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, यू कैन ट्रीट इट एज अ वेक्टर। और अगर दो डाइपोल है, दो पोलर बॉन्ड बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री पे हैं, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा, हालांकि बॉन्ड इंडिविजुअल बॉन्ड्स तो पोलर हैं। तो ये भी नॉन पोलर हो गया, म्यू इक्वल टू 0, डाइपोल मोमेंट 0, ठीक है। AsCl3 में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, उसका कारण ये है कि Cl है, Cl है, Cl है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, दे आर नॉट सेम, है ना। कुछ तो एक तो लोन पेयर है, 3 Cl बॉन्ड्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ गया सभी के? यस सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इजीली आप कर लोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा उसको पढ़ना, ढंग से करना, क्वेश्चन को इजीली हो जाएगा, है ना। आई होप बिल्कुल इजीली आप उसको कर पाओगे। आगे चलते हैं अपन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैप इज अ नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप? नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप कौन सा है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, वो अगर ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच पे अगर बॉन्डिंग वाला है तो वो बॉन्डिंग एमओ बना देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार या पाई स्टार बना देते हैं। और अगर उनके बीच में ऐसा ओवरलैप हो ही नहीं रहा, ना बॉन्डिंग ना एंटी बॉन्डिंग, उस केस के अंदर वो नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप कहलाएगा, मतलब उससे कुछ भी नहीं होगा। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका उसमें भी देख सकते हो, VBT और MOT का दोनों का अप्रोच इसमें आप देख सकते हैं। और ये ओरिएंटेशन जैसा दिया गया है उसी हिसाब से आपको सोचना है। यहाँ पे 2 D ऑर्बिटल्स के ओवरलैप बताए गए, ए ऑप्शन में 2 P ऑर्बिटल के ओवरलैप बताए गए। कौन सा ओवरलैप नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप? मतलब जहां ना तो बॉन्डिंग एमओ बनाएंगे ना एंटी बॉन्डिंग एमओ बनाएंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते बताए गए हैं। आप इनको पास पास लाके ओवरलैप करवाएंगे और बताएंगे। सर इसका डी होगा। क्यों? सर क्योंकि इसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रही है। नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रही है तो वो ठीक है, वो
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, अगर उनके बीच में आपके सेम साइन है और उनकी सिमेट्री और ओरिएंटेशन प्रॉपर है, तो दे विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर जो आमने सामने वाले ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनके वेव फंक्शंस के लोब्स के साइन ऑपोजिट है, तो आपको एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। नॉन बॉन्डिंग तो जब मिलता है जब कोई ओवरलैप ही नहीं होता। सर सी सर तो ए होगा। ए क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है एक साथ, तो कैंसिल हो जाएगा। या सिंपल सी बात बोले कि ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं है, इससे कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? दो पी ऑर्बिटल है ऐसे, या तो दोनों ऐसे हो या दोनों ऐसे हो लिटरल, एक ऐसा और एक ऐसा, कौन सा ओवरलैपिंग है? कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा इससे, ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव। समझ गए? कोई भी, ना तो बॉन्डिंग एमओ ना नॉन बॉन्डिंग एमओ, एंटी बॉन्डिंग एमओ। तो ये नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप है ना। बॉन्डिंग ओवरलैप में कंस्ट्रक्टिव से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिस्ट्रक्टिव से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आंसर होगा ये, बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये एक्सियल के अलोंग ओवरलैपिंग है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये ऐसे एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। ये लिटरल ओवरलैपिंग है, पाई वाली ओवरलैपिंग है, दो डी के बीच में जब पाई बनता है। और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है क्योंकि दोनों के साइन सेम है। ये पी पाई डी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग है, एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल के साइड बाय साइड, तो पाई, लेकिन ये साइन जो है ये एक्चुअली ऑपोजिट है, तो इसलिए पाई स्टार कहलाएगा। इससे एंटी बॉन्डिंग एमओ मिलेगा, यहाँ पे सिग्मा मिलेगा। ये कुछ भी नहीं रिजल्ट करेगा। समझ में आ गया? तो आई होप सबके समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे केमिकल बॉन्डिंग के 11th और 12th के, तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं आपको। इसी तरह से आप और क्वेश्चंस जो आप देखेंगे वो बिल्कुल इसी तरह के हैं। मैंने कुछ पिछले 10 सालों के पेपर्स में से देखा, और जो अच्छे क्वेश्चंस थे उनके कंसेप्ट्स आपको डिस्कस करवा दिए, और दे विल बी यूजफुल एवरीवेयर। ऐसा नहीं केवीपीवाई में यूजफुल होंगे, केवीपीवाई का पेपर क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, लेट्स होप फॉर इट। लेकिन आपके 11th या 12th दोनों में, या आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, विच एवर goal you are pursuing, there also it will be very very useful, very very helpful. समझ में आ गया? तो let me end the class and see you in the next class with new topic, new questions. ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो सर, हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन? सर केवीपीवाई के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से? एक तो केमिकल बॉन्डिंग, और सर केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, फिजिकल के हैं। 12th में 12th के टॉपिक ज्यादा आते हैं, 11th में 11th वाले टॉपिक ज्यादा आते हैं। तो मैंने अभी कॉमन टॉपिक लिया आपका, कुछ ऑर्गेनिक के टॉपिक ले लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो दोनों में है। ओके सर, ठीक है, तो नेक्स्ट संडे मिलते हैं, मंडे को। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।